नमस्कार। आज हम टॉमस ग्रे की कविता एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड को हिंदी में पढ़ेंगे। टॉमस ग्रे, जैसा कि आप परिचित हैं, ये ट्रांजिशनल पोइट है और ट्रांजिशनल पोइट उन कवियों को कहा जाता है जो सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कविताएं लिखते थे और इनकी कविताओं में क्लासिकल एज जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी है और रोमांटिक एज जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी है, उन दोनों की ही क्वालिटीज़ इनकी कविताओं में मिलती हैं। चलिए कविता को प्रारंभ करते हैं। द कर्फ्यू टोल्स द knell of parting day, the lowing herd winds slowly over the lea, the ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. टॉमस ग्रे, ये शाम का वक्त है और वो एक चर्च यार्ड में बैठा हुआ है और वही उसी वातावरण का उसने वर्णन किया है। द कर्फ्यू चर्च में, जो गांव का चर्च होता है इंग्लैंड में, उसमें शाम को एक घंटी बजती है जिसको कर्फ्यू बोलते हैं और दिन के जितने क्रियाकलाप हैं उनको बंद करने का आह्वान करती है ये घंटी और उसे बोला जाता है कर्फ्यू। तो वो घंटी अब बज रही है। द कर्फ्यू टोल्स, कर्फ्यू बजता है, कर्फ्यू की घंटी बजती है। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, नेल वो घंटी होती है जो किसी की मृत्यु पर बजाई जाती है। पार्टिंग डे, विदा होता हुआ दिन। तो जो कर्फ्यू की घंटी बज रही है वो विदा होते हुए दिन की मृत्यु की घंटी है। कभी को ऐसा प्रतीत होता है कि दिन जो कि विदा ले रहा है वो जैसे कि मर रहा हो और उसकी मृत्यु पर वो घंटी बज रही है। जो कर्फ्यू की घंटी है वो दिन की मृत्यु की घंटी है। तो कर्फ्यू टोल्स, कर्फ्यू बजाता है। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, विदा होते हुए दिन की मृत्यु की घंटी। द लोइंग हर्ड, लोइंग रम्हाते हुए, हर्ड पशुओं का झुंड। वाइंड स्लोली, वाइंड चलता है धीरे धीरे, स्लोली। ओवर द ली मीन्स चारागाह, चारागाह के ऊपर से होकर धीरे धीरे पशुओं का झुंड चलता है। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे, प्लोमैन अर्थात किसान, प्लो मीन्स हल होता है और उस हल को चलाने वाला किसान होमवर्ड घर की तरफ, प्लॉट्स तय करता है, हिज वियरी वे अपना थका हुआ रास्ता। यहाँ वियरी वे में एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट, अर्थात जो रास्ता है वो थका हुआ नहीं है बल्कि किसान थका हुआ है और कवि कहता है वियरी वे, थका हुआ रास्ता। और वियरी वे में एक और फिगर ऑफ स्पीच है जिसको एलिटरेशन बोलते हैं। डब्लू और डब्लू की साउंड रिपीट हो रही है, तो जहाँ एक ध्वनि रिपीट होती है तो उसको एलिटरेशन बोला जाता है, फिगर ऑफ स्पीच। और साथ ही यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपी भी है। द कर्फ्यू टोल्स, ये आवाज़ें हैं और जहाँ भी कोई आवाज़ होती है कविता में तो वो फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपी होती है। तो द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे, जो प्लोमैन है किसान है, होमवर्ड घर की तरफ, प्लॉट्स तय करता है, हिज वियरी वे अपना थका हुआ रास्ता। एंड लीव्स, और छोड़ जाता है, द वर्ल्ड दुनिया को, टू डार्कनेस अंधेरे के लिए, एंड टू मी और मेरे लिए। तो किसान अपने घर चला जाता है और दुनिया मेरे लिए और अंधेरे के लिए छोड़ जाता है। या आप ये कह सकते हैं द लोइंग हर्ड, जो पशुओं का झुंड है वो अपने घर चला जाता है और दुनिया को मेरे लिए और अंधेरे के लिए छोड़ जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो पार्टिंग डे है, जो दिन है, वो चला जाता है और दुनिया को मेरे लिए और अंधेरे के लिए छोड़ जाता है। मी, जो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया है इस पंक्ति में, ये आप ये देखेंगे कि पूरी कविता में पहली बार है और आखिरी बार है। इसके अलावा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन
पूरी कविता में ग्रे नहीं प्रयोग करेगा। सेकंड स्टेंजा देखते हैं। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड and all the air a solemn stillness holds, save where the beetle wheels his droning flight and drowsy tinklings lull the distant folds. Now fades, fade means धुंधला हो जाना। The glimmering landscape, glimmering चमकता हुआ, लैंडस्केप जो सामने का दृश्य है, ऑन द साइड आँखों से, जो कवि की दृष्टि है, आई साइट है, तो कवि की आँखों के सामने का जो दृश्य है, जो कि अभी तक चमक रहा था क्योंकि सूर्य चमक रहा था, सूरज की रोशनी थी तो वो भी चमक रहा था, लेकिन अब वो दृश्य फेड हो रहा है, धुंधला हो रहा है। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड, अब जो सामने का चमकता दृश्य था वो धुंधला होता जा रहा है ऑन द साइड, आँखों के सामने। एंड ऑल द एयर, ऑल द एयर पूरी हवा में यानी पूरे वातावरण में, अ सोलेम स्टिलनेस होल्ड्स, सोलेम एक शांत सौम्य, स्टिलनेस ये भी शांति है, एक सौम्य गंभीर, सोलेम को आप गंभीर कह सकते हैं, एक सौम्य गंभीर शांति होल्ड्स छाई हुई है, पूरे वातावरण में एक गंभीर शांति छाई हुई है। शाम के वक्त आपने देखा होगा कि जब दोनों वक्त मिलते हैं उस वक्त हवा शांत हो जाती है, दिन में चाहे वो कितनी भी तेज चल रही हो, लेकिन जब दोनों वक्त मिलते हैं तो संध्या के समय हवा एकदम शांत हो जाती है। तो उसी यथार्थ का वर्णन यहाँ कवि ने किया है। एंड ऑल द एयर अ सोलेम स्टिलनेस होल्ड्स, पूरी हवा में चारों तरफ वातावरण में एक गंभीर शांति छाई हुई है। सेव, सेव सिवाय, अर्थात चारों तरफ शांति है, सभी अपने घर चले गए, जानवर अपने घर चले गए, पंछी अपने घोंसलों में चले गए, किसान भी अपने घरों को चले गए, लेकिन कहीं कोई है, वो कौन है? सेव सिवाय, वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट। बीटल, बीटल है झींगुर है, ये रात को निकलता है और बहुत आवाज़ करता है, घूमता फिरता है और आवाज़ करता है, तो ये आवाज़ कवि को सुनाई दे रही है। सेव सिवाय, वेयर द बीटल जहाँ झींगुर, व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट, व्हील्स मीन्स घूमता है, हिज ड्रोनिंग फ्लाइट, ड्रोनिंग होता है उनींदी, मतलब नींद आ रही है, फ्लाइट उड़ान, यानी वो अपनी उड़ान भर रहा है, नींद उसे भी आ रही है, क्योंकि जब चारों तरफ शांति होती है, सारी दुनिया सोई हुई है, तो वो भी स्लीपी है, वो भी उनींदा हो रहा है, ड्रोनिंग हो रहा है, लेकिन वो उड़ान भर रहा है और आवाज़ कर रहा है। एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स, ड्राउजी फिर वही उनीदापन, स्लीपी इसका मीनिंग है ड्राउजी, उनीदापन, और टिंकलिंग होता है वो आवाज़, खनखनाहट घंटियों की, जो कि जानवरों की गले में बंधी होती हैं घंटियाँ, उनकी आवाज़ को टिंकलिंग बोला जाता है। लल मीन्स लोरी गाकर सुलाना। द डिस्टेंट, डिस्टेंस मीन्स दूर के, फोल्ड्स, फोल्ड्स वो जगह होती हैं, आप उनको अस्तबल कह सकते हैं, आप उसको तबेला कह सकते हैं, यानी वो शेड्स, वो जगह जहाँ पर जानवर रहते हैं। एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स, और उनीदी आवाज़ घंटियों की, लल लोरी गाकर सुलाती है, द डिस्टेंट फोल्ड्स दूर स्थित पशुओं के बाड़ों में, डिस्टेंट दूर स्थित, और फोल्ड पशुओं के बाड़े में, पशुओं के बाड़ों को लोरी गाकर सुलाती है ड्राउजी टिंकलिंग, उनीदी खनखनाहट घंटियों की। तो ये जो ड्राउजी शब्द है फिर यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट है, क्योंकि ड्राउजी वो घंटियाँ नहीं हैं,
घंटियों को नींद नहीं आ रही है और ना ही उनकी खनखनाहट को नींद आ रही है। नींद किसे आ रही है? उन जानवरों को जो उन फोल्ड्स के अंदर हैं, उन बाड़ों के अंदर हैं। तो यहाँ भी फिर से फिगर ऑफ स्पीच ट्रांसफर्ड एपिथेट है। और ये सोलेम स्टिलनेस, यहाँ पर एलिटरेशन है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। सेव, अब एक और आवाज़ है, देखिए सेव, सिवाय, सिवाय इसके एक और आवाज़ है। दैट फ्रॉम द योंडर आइवी मेंटल्ड टावर, दैट फ्रॉम, वो जो सामने, योंडर मीन्स सामने, आइवी होती है लता, बेल, मेंटल्ड ढका हुआ, टावर जो चर्च है उसकी ऊपर की मीनार। तो चर्च की ऊपरी मीनार जो कि लताओं से ढकी हुई है, बेलों से ढकी हुई है, वहाँ से क्या हो रहा है? द मॉपिंग आउल, उल्लू, मॉपिंग चिड़चिड़ाता हुआ, चिल्लाता हुआ उल्लू, डज टू द मून कंप्लेन, चंद्रमा से शिकायत कर रहा है। किस बात की? ऑफ सच एज, के वॉन्डरिंग नियर हर सीक्रेट बाउर, वॉन्डरिंग घूमते हुए, नियर पास, हर सीक्रेट बाउर उसके छिपे हुए घर, जो उसकी गली है, जो उसका घर है, जो उसने छिपाकर बनाया हुआ है। टावर में जो ऊपर मीनार है उस ढकी हुई है लताओं से, बेलों से, तो वहाँ अंधेरा रहता है और उस अंधेरे में, उस मीनार में उसने छिपकर अपना घोंसला बनाया हुआ है। तो वहाँ घूम रहा है कौन? एज सच एज वॉन्डरिंग नियर हर सीक्रेट बाग, उसके छिपे हुए घर के पास घूम रहा है कौन? चंद्रमा, अपनी रोशनी लेकर। भाई आउल को रोशनी पसंद नहीं है, वो दिन में तो सूरज परेशान करता है तो वो वैसे ही घर के अंदर रहता है, और रात में भी जब उसे अंधेरा चाहिए तो चंद्रमा अपनी रोशनी लेकर आ गया। तो इस बात की शिकायत कर रहा है उल्लू। मोलेस्ट, मोलेस्ट यानी डिस्टर्ब कर दिया है, नाश कर दिया है, हर एंशियंट सॉलिटरी रेन, एंशियंट मीन्स पुराना, सॉलिटरी एकाकी, किंग, रेन होता है किंगडम, राज्य, राज्य का मतलब ये उसका एरिया है, जो टावर है, जो मीनार है चर्च की, वो उसका एरिया है, वो उसका क्षेत्र है, और उसको डिस्टर्ब कर रहा है, उसमें घूम रहा है कौन? चंद्रमा। तो चंद्रमा से इस बात की शिकायत उल्लू कर रहा है कि तुमने, मोलेस्ट मीन्स डिस्टर्ब कर दिया है, ख़राब कर दिया है मेरे एकांत को, एंशियंट जो मतलब, क्योंकि वो चर्च पुराना है, उसकी टावर पुरानी है और उसमें उसका बना हुआ घोंसला भी पुराना है। तो एंशियंट सॉलिटरी रेन, उसके पुराने एकाकी साम्राज्य को खराब कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है चंद्रमा ने। इस बात की शिकायत उल्लू कर रहा है। Beneath those rugged elms that you trees shade, beneath means नीचे, those rugged elms, rugged जब पेड़ पुराने हो जाते हैं तो उनका जो तना है रफ हो जाता है, खुरदरा हो जाता है, तो उनके लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है रगेड, पुराने, भद्दे, खुरदरे। एल्म एक प्रकार के वृक्ष का नाम है जो यूरोप में बहुतायत में पाया जाता है। बीनीथ दोज रगेड एम्स, उन भद्दे पुराने एम पेड़ों के नीचे। दैट यू ट्रीज शेड, यू भी एक पेड़ का नाम है, यू के पेड़ की छाया में। वेयर जहाँ पर, हीव्स उग आई है, द टर्फ घास, इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप, मोल्डरिंग मीन्स क्षय होते हुए, पतन होते हुए या फिर टूटते फूटते हुए, हीप मिट्टी के ढेर। तो जो उनकी कब्रें हैं वो मिट्टी के ढेर में परिवर्तित हो गई हैं
और उन मिट्टी के ढेरों के ऊपर घास उगाई है। ईच इन हिज नैरो सेल, ईच मीन्स प्रत्येक, नैरो संकरी छोटी सी, सेल गुफा, फॉरएवर हमेशा के लिए, लेट लेटा हुआ है। प्रत्येक कब्र में, प्रत्येक छोटी सी संकरी गुफा में हमेशा के लिए लेटा हुआ है। कौन? द र्यूड फोर फादर्स। र्यूड का मतलब शाब्दिक अर्थ तो असभ्य होता है, किंतु यहाँ पर असभ्य नहीं है। यहाँ इसका तात्पर्य है जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, जो कि शहर की चकाचौंध से दूर थे, जो सरल थे, सीधे साधे थे, वो फोर फादर्स मीन्स पूर्वज ऑफ द हेमलेट, हेमलेट गांव के, स्लीप सोए हुए हैं, उस गांव के सरल सीधे साधे पूर्वज एक गुफा में, प्रत्येक गुफा में हमेशा के लिए सोए हुए हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। ब्रीज सुबह की सुहानी ठंडी मधुर हवा होती है, उसको ब्रीज बोलते हैं। कॉल आवाज़, ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग, इंसेंस खुशबू, सुगंध, ब्रीदिंग मीन्स उड़ाती हुई, ब्रीद मीन्स सांस लेना होता है, और खुशबू उड़ाती है सुबह, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, सुबह। तो सुबह की खुशबूदार हवा की आवाज़, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, सुबह की खुशबूदार मधुर हवा की आवाज़। द स्वेलो, स्वेलो एक चिड़िया होती है जिसको अबाबील बोलते हैं हिंदी में। ट्विटर, उसकी आवाज़ को ट्विटर बोलते हैं। द स्वेलो ट्विटरिंग, चहचहाती हुई अबाबील की आवाज़। फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, स्ट्रॉ सूखी हुई घास, बिल्ट बना हुआ, शेड घोंसला, तो सूखी घास के बने हुए घोंसले में से बोलती हुई अबाबील की आवाज़। द कॉक्स श्रिल क्लेरियन, कॉक मुर्गा, श्रिल मीन्स तीखा, क्लेरियन आवाज़, मुर्गे की तीखी आवाज़। और द इकोइंग हॉर्न, इको मीन्स गूंजना, तो इकोइंग हॉर्न गूंजती हुई, हॉर्न की आवाज़, हॉर्न को आप तुरही बोल सकते हैं हिंदी में, तो गूंजती हुई तुरही की आवाज़। तो ये सारी आवाज़ें होती हैं सुबह में जिनको सुनकर हम जगते हैं। हवा की आवाज़, पंछियों की आवाज़, मुर्गे की आवाज़, हॉर्न की आवाज़, ये सारी आवाज़ें हम लोगों को जगाती हैं। लेकिन नो मोर शेल राउज, अब कभी नहीं जगाएंगी दैम, उनको, किनको? उन फोर फादर्स को, उन सीधे साधे पूर्वजों को, जो गांव के सीधे साधे पूर्वज अपनी कब्रों में सोए हुए हैं। नो मोर शेल राउज, उनको अब नहीं जगाएंगी दैम फ्रॉम देयर लोली बेड, उनके ज़मीन पर लगे हुए बिस्तरों से। ज़मीन पर उनका बिस्तर लगा हुआ है, अपनी कब्रों में वो सोए हुए हैं, तो उन बिस्तरों से उनको इन कोई भी आवाज़ इनमें से नहीं जगा पाएगी। फॉर दैम, उनके लिए, नो मोर, अब नहीं, द ब्लेजिंग हर्थ, जलता हुआ चूल्हा, शेल बर्न, जलेगा। नो मोर, फॉर दैम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शेल बर्न, अब उनके लिए कोई चूल्हा नहीं जलेगा। और बिजी हाउसवाइफ, बिजी व्यस्त, हाउसवाइफ गृहिणी, प्लाई तैयारी करना, हर इवनिंग केयर अपनी शाम की चिंतापूर्वक, अर्थात जब शाम को किसान लोग घर लौटते हैं तो उनकी गृहिणियाँ उनके आने की राह देखती हैं और उनके लिए शाम का भोजन तैयार करती हैं, उनके आने की तैयारी करती हैं। तो अब कोई भी व्यस्त गृहिणी शाम को उनके आने की चिंता करते हुए तैयारी नहीं करेगी।
नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न। शाम को जब पिताजी घर आते हैं तो बच्चे दौड़ते हैं, तो नो चिल्ड्रन, अब कोई भी बच्चा नहीं दौड़ेगा। नो चिल्ड्रन रन, अब कोई भी बच्चा नहीं दौड़ेगा। टू लिस्प, लिस्प मीन्स चिपकना। देयर सायर्स रिटर्न, अपने सायर वैसे तो श्रीमान होता है, लेकिन सायर का यहाँ तात्पर्य है पिता। देयर सायर्स रिटर्न, अपने पिता के आगमन पर अब कोई बच्चा नहीं दौड़ेगा। टू क्लाइंब हिज नीज, बच्चे दौड़ के उनके घुटनों पर चढ़ जाते हैं, पिताजी के घुटनों पर, छोटे छोटे बच्चे। तो टू और क्लाइंब हिज नीज, उनके घुटनों पर अब कोई बच्चा नहीं चढ़ेगा। द एनवीड किस टू शेयर, एनवीड मीन्स ईर्ष्या से भरी हुई। बच्चों के बीच एक ईर्ष्या, क्या आप उसे प्रतिद्वंद्विता कह सकते हैं, एक तरीके की राइवलरी होती है, एक प्रतिद्वंद्विता होती है कि पहली किस पिताजी की मुझे मिलेगी, पहला चुम्बन मैं लूँगा, सबसे पहले पिताजी की गोद में मैं चढ़ूँगा। तो ऐसा करने के लिए अब कोई बच्चा उनकी तरफ नहीं दौड़ेगा, उनका चुम्बन प्राप्त करने के लिए, उनके घुटनों पर चढ़ने के लिए अब कोई बच्चा नहीं दौड़ेगा। Oft did the harvest to their suckle yield. Oft means अक्सर, did the harvest फसलें, to their suckle उनके, suckle means हंसिया होता है जिससे फसल काटी जाती है, yield means समर्पण कर देना। अक्सर उनके हंसिए के सामने फसलें समर्पण कर देती थीं। देयर फर्रो, फर्रो होता है जो हल होता है, उसके सामने एक मेटल का काफ़ी तीखा किनारा लगा होता है, उसको फर्रो बोलते हैं, उस हिंदी में भी उसको फाला बोलते हैं। तो उनके हल्के फाले के सामने, और देयर फर्रो ऑफ्ट द स्टबर्न ग्लीव हैड ब्रोक। ऑफ्ट मीन्स अक्सर, स्टबर्न मीन्स कड़ी। धरती जब सूख जाती है, मिट्टी जब खेत सूख जाता है तो वो मिट्टी स्टबर्न हो जाती है, हार्ड हो जाती है, कड़क हो जाती है। ग्लीव शब्द प्रयुक्त हुआ है लैंड के लिए, धरती के लिए, जमीन के लिए। हैज़ ब्रोक मीन्स फाड़ दिया है, तोड़ दिया है, यानी कितनी भी कठोर मिट्टी हो, कितनी भी कठोर धरती हो, उसका सीना फाड़ डालता था उनके हल्का फाला। देयर फर्रो, उनके हल्का फाला, ऑफ्ट द स्टबर्न ग्लीव हैज़ ब्रोक, अक्सर कठोर धरती को फाड़ डालता था। हाउ जोकंड, जोकंड मीन्स खुश, कितने खुश होकर। डिड दे ड्राइव, ड्राइव ले जाते थे। देयर टीम, अपनी टीम को, अपने समूह को, ए फील्ड, खेतों में, कितने खुश होकर वो अपने समूह को खेतों में ले जाते थे। हाउ अबाउट द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक, हाउ कैसे, बाउट झुक जाती थी, द वुड्स जंगल यानी पेड़ कैसे समर्पण कर देते थे, बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक। स्टडी मीन्स, बीनीथ मीन्स नीचे, और स्टडी मीन्स दमदार, स्ट्रोक आघात, वार। जब वो दम लगाकर अपनी कुल्हाड़ी से वार करते थे तो जंगल कैसे झुक जाते थे, कैसे उनके सामने समर्पण कर देते थे। स्टडी स्ट्रोक एलिटरेशन है यहाँ पर, फिगर ऑफ स्पीच। आगे बढ़ते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur here with a disdainful smile the short and simple annals of the poor. Let not ambition, ambition को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है, मानवीकरण किया गया है, तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है। और तीसरी पंक्ति में ग्रैंजियोर को भी पर्सोनिफाई किया गया है, तो इसमें भी फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक, मॉक का मतलब मजाक बनाना, देयर यूजफुल टॉयल, यूजफुल उपयोगी, टॉयल परिश्रम। तो जो एम्बिशियस लोग हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, वो इनके उपयोगी परिश्रम का मजाक न बनाएं। तो इनका परिश्रम उपयोगी क्यों है? क्योंकि वो अनाज उगाते हैं और अनाज सभी के लिए आवश्यक है, तो उनका परिश्रम उपयोगी है।
दूसरा, मजाक कैसे बनाते हैं कि भाई ये तो खेती बाड़ी में ही लगे रहे, पूरा जीवन इन्होंने ऐसे ही बिता दिया, कभी किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, किसी ने व्यापार करने की कोशिश नहीं की, किसी ने बड़ा आदमी बनने की कोशिश नहीं की। तो ऐसा कह के उनका मजाक एम्बिशियस लोग नाम उड़ाएं, महत्वाकांक्षी लोग उनके उपयोगी परिश्रम का मजाक ना उड़ाएं। देयर होमली जॉयज, होमली मीन्स सामान्य, जॉयज आनंद, उत्सव। तो उनके सामान्य उत्सवों, उनके सामान्य आनंदों का भी मजाक ना बनाएं। अब जो किसान लोग हैं उनका सामान्य उत्सव क्या होता है? अच्छी फसल पैदा हो गई तो उनके लिए उत्सव की बात है, समय पर वर्षा हो गई तो उनके लिए उत्सव की बात है, और मान लीजिए उनके घर में गाय है, भैंस है, उसने बछिया दे दी तो उनके लिए उत्सव की बात है। तो छोटी छोटी बातों का वो उत्सव मना लेते हैं। इस बात का मजाक महत्वाकांक्षी लोग ना उड़ाएं। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, डेस्टिनी भाग्य, जीवन, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब अंधेरा या अपरिचित या धुंधला। तो उनका भाग्य धुंधला कैसे है कि उनके बारे में कोई जानता ही नहीं, उनके गांव के बाहर उनके बारे में कोई नहीं जानता, तो उनका भाग्य धुंधला है, अर्थात उनके बारे में कहीं किताबों में नहीं लिखा गया, वो कोई फेमस या प्रसिद्ध लोग नहीं थे, तो उनका डेस्टिनी ऑब्सक्योर है। उनके धुंधले भाग्य का मजाक बड़े लोग ना उड़ाएं। नॉर ग्रैंजियोर, ग्रैंजियोर शानदार महलों में रहने वाले लोग, वैभवशाली जीवन जीने वाले लोग, वो हियर, वो ना सुने, विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, डिस्डेनफुल नफरत से भरी हुई, तिरस्कार से भरी हुई मुस्कान, वो तिरस्कार से भरी हुई मुस्कान के साथ ना सुने किस चीज़ को? द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, शॉर्ट छोटा, सिंपल साधारण, एनल्स इतिहास होता है, ऑफ द पुअर गरीबों की। तो गरीबों का सादा छोटा इतिहास, उनके जीवन का वृतांत, वो नफरत या तिरस्कार से भरी हुई मुस्कान के साथ ना सुने। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर, बोस्ट होता है शेखी मारना, डींगे हाँकना, ऑफ हेराल्ड्री, हेराल्ड्री अपना वंश, कि भाई हम इस वंश को बिलोंग करते हैं, हमारा वंश बहुत महान है, तो अपने वंश की डींगे मारना, अपने वंश की शेखी मारना। और द पॉम्प ऑफ पावर, पॉम्प मीन्स दिखावा करना, ऑफ पावर ताकत का, किसी के पास मसल पावर है, किसी के पास मनी पावर है, या किसी के पास नॉलेज की पावर है, तो उस ताकत का दिखावा करना। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और वो सारी खूबसूरती, वो सारी सुंदरता, वो सारा सौंदर्य, ऑल दैट वेल्थ, और वो सारी दौलत, वो सारा धन, एवर गेव, जो आपको मिला हुआ है, जो आपको प्राप्त हुआ है, अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आर, अवेट मीन्स इंतज़ार करता है, प्रतीक्षा करता है, अलाइक समान रूप से, द इनएविटेबल आर, इनएविटेबल अवश्यम भावी, अटल, आर समय, तो अवश्यम भावी या अटल समय कौन सा है? मृत्यु का समय। तो जितनी भी आपके पास सुंदरता है, जितना भी आपके पास धन है, जितनी भी आपके पास शक्ति है, आप किसी भी वंश में पैदा हुए हों, तो ये सभी वस्तुएं समान रूप से मृत्यु की प्रतीक्षा करती हैं, यानी सभी को एक दिन समाप्त होना है, सभी को एक दिन मृत्यु की गोद में समाना है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, पाथ्स रास्ते, ग्लोरी मीन्स वैभव के, लीड ले जाते हैं, बट टू द ग्रेव, बट मीन्स केवल, टू द ग्रेव कब्र की ओर, सभी रास्ते कब्र की ओर ले जाते हैं। किसी ने लिखा भी है, मुझे याद आ रहा है तो आपके साथ शेयर करने का मन हुआ, कि बाइबल, कुरान, गीता सामान हैं सफ़र के, दो चार रास्ते हैं उस दूर के नगर के, चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ,
जाना उसी जगह है आखिर को घूम फिर के। तो आपके पास, चाहे आप किसी भी धर्म को मानें, चाहे आप किसी भी प्रकार का जीवन जिएं, आखिर में आपको पहुंचना वहीं है। जगह एक ही है, डेस्टिनेशन सभी का एक ही है। अगला स्टेंजा देखते हैं। नॉर यू ये प्राउड, नॉर यू ना ही तुम, ये प्राउड, ये का मतलब भी यू है, तुम, ना ही तुम, प्राउड को फिर पर्सोनिफाई किया गया है। तो प्राउड मीन्स घमंडी लोग, ना ही तुम ए घमंडी लोगो, इम्प्यूट मीन्स दोष देना, टू दीज इन लोगों को, इन गरीब लोगों को दोष मत देना तुम घमंडी लोगों, द फॉल्ट इस कमी का, इस कमी का दोष इन गरीब लोगों को मत देना घमंडी लोगों। इफ मेमोरी, मेमोरी को फिर पर्सोनिफाई किया गया है यानी स्मृति, ओवर देयर टूम, टूम उनकी ग्रेव के ऊपर, उनकी कब्र के ऊपर, नो ट्रॉफीज रेज, ट्रॉफीज स्मृति चिन्ह, रेज बनाया, यानी मेमोरी ने, स्मृति ने कोई स्मृति चिन्ह नहीं बनाया उनकी कब्र के ऊपर। तो इस बात का दोष इन गरीब लोगों को मत देना तुम घमंडी लोगों। वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रॉन एल एंड फ्रेटेड वॉल्ट, वेयर जहाँ, जहाँ से यहाँ तात्पर्य है कि वो जो ट्रॉफीज़ हैं, जो महान लोग हैं, जो राजा महाराजा हैं, शाही परिवार से आने वाले लोग हैं, तो उनकी कब्रों के ऊपर तो विशाल भवन बने हुए हैं, मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, स्मारक बने हुए हैं। तो उन स्मारकों में, वेयर का मतलब वहाँ, जहाँ, उन स्मारकों में जिनके बने हुए हैं, उन स्मारकों में थ्रू द लॉन्ग ड्रॉन एल, लॉन्ग लंबी लंबी, एल होता है वो रास्ता जो दो कतारों के बीच में होता है, तो लंबी लंबी कतारों के बीच में, एंड फ्रेटेड वॉल्ट, फ्रेटेड मीन्स सजा हुआ, वॉल्ट होता है मेहराब, जो विशाल भवन हैं उनके मेहराब होते हैं, आर्क होते हैं। तो उन मेहराबों के बीच में और उन लंबी लंबी कतारों के बीच में लोग जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने जाते हैं और लंबी लंबी कतारें लगाते हैं, उनमें खड़े होते हैं। और वहाँ क्या होता है, द पीलिंग एंथम, पीलिंग गूंजता हुआ, तेज आवाज़ में बजता हुआ, एंथम गीत, स्वेल्स मीन्स सुनाई देता है, गुंजायमान होता है, द नोट्स ऑफ प्रेज, तारीफों के शब्द, यानी उनको उन विशाल भवनों में उनको श्रद्धांजलि दी जाती है और श्रद्धा के गीत ऊंची आवाज़ में सुनाई देते हैं, गुंजायमान होते हैं। तो पीलिंग का मतलब गूंजते हुए या तेज आवाज़ में बजते हुए, एंथम गीत, स्वेल्स गुंजायमान होते हैं, द नोट ऑफ प्रेज या प्रशंसा के शब्दों के रूप में। कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ, स्टोरीड यानी कहानी लिखा हुआ, अर्न वो पात्र होता है जिसमें मृत लोगों के अवशेष रखे जाते हैं। तो एक ऐसा पात्र जिसमें मृत लोगों के अवशेष रखे हुए हैं और उस पर उनके जीवन की कहानी लिखी हुई है। और एनिमेटेड बस्ट, एनिमेटेड मीन्स सजीव, जो ऐसा लगे कि वास्तविक व्यक्ति है, बस्ट होता है स्टैच्यू, मूर्ति, तो सजीव दिखने वाली मूर्ति। बैक टू इट्स मेंशन, मेंशन मीन्स रहने की जगह, हवेली होती है, घर होता है, कॉल बुलाना, और फ्लीटिंग मीन्स जो उड़ गई, ब्रेथ सांस, आत्मा। तो जो सांस या जो आत्मा उड़ गई, क्या उसको उसके घर में वापस बुला सकते हैं? कौन? स्टोरीड अर्न, कहानी लिखे हुए पात्र, या फिर एनिमेटेड बस्ट, सजीव दिखने वाली मूर्तियाँ।
अर्थात यदि एक पात्र में उनकी अस्थियां रखकर उस पर उनकी कहानी लिख दी जाए या फिर उनकी याद में सजीव मूर्तियां बना दी जाएं, तो क्या वो आत्मा जो कि फ्लीटिंग ब्रेथ यानी जो आत्मा उड़ गई, वो वापस अपने मेंशन में अपने शरीर में आ सकती है, अपने घर में रहने आ सकती है? ये रेटोरिकल क्वेश्चन है और इसका उत्तर है नहीं, नहीं हो सकता ऐसा, नहीं आ सकती वो आत्मा वापस। भले ही आप उनकी याद में कुछ भी कीजिए, उनके चाहे आप मूर्तियां लगाइए, चाहे किसी पात्र पर उनकी कहानी लिखिए, जो आत्मा उड़ गई वो उड़ गई, वो वापस उस मेंशन में उस शरीर में रहने नहीं आएगी। कैन ऑनर्स वॉइस, अब ऑनर को फिर यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है, सम्मान की आवाज़। प्रवोक द साइलेंट डस्ट, प्रवोक मीन्स जगाना, द साइलेंट डस्ट शांत धूल, शांत धूल यानी मृत शरीर। तो साइलेंट डस्ट शब्द उसने प्रयोग किया मृत शरीर के लिए, डेड बॉडी के लिए। तो ये जो इस प्रकार के एक्सप्रेशन होते हैं, इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति होती है, उसको यूफेमिज्म कहा जाता है। डेड बॉडी एक हार्श वर्ड है, एक कठोर शब्द है, तो उसके लिए एक मुलायम शब्द, सॉफ्ट वर्ड यूज़ किया गया, साइलेंट डस्ट, शांत धूल। और मृत शरीर ये थोड़ा कठोर शब्द है, तो ऐसे अभिव्यक्तियों को कहा जाता है यूफेमिज्म। ऊपर भी आपने देखा था स्टेंजा 9 में उसने इनेविटेबल आर शब्द प्रयोग किया था। इनेविटेबल आर यानी अवश्यम भावी समय, अटल समय, बजाय उसने डेथ यूज़ करने के, मृत्यु प्रयोग करने के उसने शब्द प्रयोग किया इनेविटेबल आर। तो ये भी यूफेमिज्म का ही एक उदाहरण था। वैसे ही ये जो साइलेंट डस्ट है ये भी यूफेमिज्म का उदाहरण है। तो कैन ऑनर्स वॉइस प्रवोक द साइलेंट डस्ट, क्या सम्मान की आवाज़ शांत धूल को जगा सकती है? प्रवोक जगाना, उत्साहित करना, उत्तेजित करना। तो क्या सम्मान की आवाज़ उस शांत धूल को उत्तेजित कर सकती है? और फ्लैटरी, फ्लैटरी को भी फिर पर्सोनिफाई किया। फ्लैटरी चापलूसी। सूद, सूद मीन्स रिलीफ देना, सांत्वना देना, प्रसन्न करना। द डल कोल्ड ईयर, डल कोल्ड ईयर जो ईयर ऑफ डेथ, मृत्यु के शांत ठंडे कानों को, यानी जो व्यक्ति मर चुके हैं उनके कान ठंडे हो चुके हैं, यदि उनकी चापलूसी की जाए तो क्या उनके कानों को कोई सूदिंग इफेक्ट, कोई राहत मिलेगी? भाई जब किसी जीवित व्यक्ति की आप तारीफ़ कीजिए, उसकी चापलूसी कीजिए, उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो व्यक्ति मर चुका है उसकी आप तारीफ़ कीजिए तो क्या उसको कोई सूदिंग इफेक्ट मिलेगा? और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, क्या मृत्यु के ठंडे कानों को चापलूसी आनंद देगी? और ये रेटोरिकल क्वेश्चन है, इसका उत्तर है नहीं देगी। Perhaps in this neglected spot is laid, perhaps शायद, in this neglected spot, neglected उपेक्षित, spot स्थान, is laid लेटा हुआ है, शायद इस उपेक्षित स्थान पर लेटा हुआ है। कौन? some heart, एक ऐसा हृदय। अब यहाँ हार्ट शब्द प्रयोग हुआ है पूरे व्यक्ति के लिए, तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनिमी। मेटोनिमी में क्या होता है, कोई एक अंग पूरे को डिनोट करता है, तो हार्ट यहाँ पर डिनोट कर रहा है पूरे व्यक्ति को, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा हृदय। वंस प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट मीन्स भरा हुआ, जो कभी भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? विद सेलेस्टियल फायर। सेलेस्टियल होती है दैवीय, आत्मिक
या आध्यात्मिक, फायर अग्नि। अच्छा, ये जो सेलेस्टियल है ये आध्यात्मिक होती है और इसका अपोजिट विलोम शब्द होता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल माने सांसारिक और सेलेस्टियल मीन्स आध्यात्मिक। और फायर अग्नि मतलब यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति सोया हुआ हो सकता है। जो ये गरीब लोगों की कब्रें हैं, इन कब्रों में से किसी एक कब्र में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो एक समय आध्यात्मिक अग्नि से भरा हुआ था, यानी आध्यात्मिकता से भरा हुआ था, सेलेस्टियल स्पिरिट से भरा हुआ था, स्पिरिचुअल स्पिरिट से भरा हुआ था। ऐसा व्यक्ति इनमें से कोई हो सकता है। वो कोई महान संत बन सकता था अगर उसे मौका मिलता, उसे अवसर मिलता। तो शायद परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लेट, शायद इस उपेक्षित स्थान पर लेटा हुआ है सम हार्ट, एक हृदय, वंस प्रेग्नेंट, जो एक समय भरा हुआ था विद सेलेस्टियल फायर, आध्यात्मिक अग्नि से। हैंड्स, ऐसे हाथ, यहाँ भी मेटोनिमी है। दैट द रॉड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड, द रॉड ऑफ एम्पायर, रॉड होता है दंड, राजदंड होता है, वो जिस व्यक्ति के हाथ में होता है वो उसके हाथ में उस राज्य की कमान होती है। आपने यदि एलिजाबेथ सेकंड की तस्वीरें देखी हों तो कभी कभी आप देखते होंगे उनके हाथ में एक दंड लगा होता है, एक बहुत डेकोरेटेड सी लाठी सी होती है, उसको रॉयल रॉड बोलते हैं। तो इन व्यक्तियों में से कोई किसी के हाथ इतने शक्तिशाली हो सकते थे दैट द रॉड ऑफ एम्पायर, जो कि साम्राज्य के शाही दंड को माइट हैव स्वेड, संभाल सकते थे। यानी इनमें से कोई भी व्यक्ति एक साम्राज्य का सम्राट हो सकता था यदि उसको अवसर मिलता। अब क्योंकि इस गांव में पैदा हुए और उनको ऐसा कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ तो वो यहीं पैदा हुए और यहीं अज्ञात रूप से जिए और अज्ञात रूप से मर गए। लेकिन इन्हीं में से कोई व्यक्ति यदि शाही परिवार में पैदा होता, एक राजकुमार के रूप में पैदा होता, तो वो एक महान सम्राट बन सकता था। हैंड्स दैट द रॉड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड, ऐसे हाथ जो किसी साम्राज्य के दंड को संभाल सकते थे। और वेक्ड टू एक्सटेसी, वेक मीन्स जगाना होता है, एक्सटेसी परमानंद ब्लिस। द लिविंग लायर, लिविंग जीवित होना और लायर एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो वो इनमें से कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता था जो लायर के अंदर सजीव धुनें पैदा कर सकता था। वेक्ड जगा सकता था, एक्सटेसी परमानंद से भरी हुई धुनें, लिविंग लायर यानी ऐसा लगता जैसे कि जो लायर है, जो वाद्य यंत्र है, वो सजीव हो उठा। इतनी पारंगत तरीके से वो लायर को बजा सकते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि इन लोगों में से कोई व्यक्ति महान संगीतकार बन सकता था यदि उसको अवसर मिलता। But knowledge to their eyes, her ample page, rich with the spoils of time, did never unroll, chill penury, repressed their noble rays, and froze the genial current of the soul. But knowledge को यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है। लेकिन ज्ञान ने, टू देयर आइज, उनकी आँखों के सामने, हर एम्पल पेज, अपना समृद्ध पन्ना, रिच यानी जो कि भरा हुआ है, विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम, स्पॉइल मीन्स तो ख़राब करना होता है, लेकिन यहाँ स्पॉइल का तात्पर्य लेखा जोखा, ऑफ टाइम समय का, समय के लेखे जोखे से भरा हुआ वो समृद्ध पन्ना अपनी पुस्तक का, डिड नेवर अनरोल,
कभी नहीं खोला। अनरोल मीन्स खोलना। तो नॉलेज ने, ज्ञान ने, जिसको कि यहाँ पे पर्सोनिफाई कर दिया है, ज्ञान ने अपना समृद्ध पन्ना जो कि समय के लेखे जोखे से भरा हुआ है, उनकी आँखों के सामने कभी नहीं खोला। चिल पेन्यूरी, चिल मीन्स बहुत ठंडा, पेन्यूरी मीन्स गरीबी। यहाँ पेन्यूरी को भी पर्सोनिफाई किया गया है। रिप्रेस्ड, दबा दिया। देयर नोबल रेज, नोबल श्रेष्ठ, रेज का मतलब क्रोध होता है, लेकिन यहाँ पर हुआ उनका पोटेंशियल, उनकी क्षमता। तो चिल पेन्यूरी, ठंडी गरीबी। ठंडी गरीबी से क्या तात्पर्य है? आपने सुना होगा कि जब किसी के पर्स में पैसे होते हैं, जेब में पैसे होते हैं, तो हम कहते हैं जेब गर्म है उसकी। यानी जब आप धनवान होते हैं तो आपके अंदर एक वार्मथ होती है, एक गर्मी होती है, धन की गर्मी। लेकिन वही जब धन नहीं होता आपके पास तो आपकी जेब ठंडी होती है। और इसीलिए जो इन्होंने शब्द प्रयोग किया है चिल पेन्यूरी, गरीबी ठंडी होती है। कड़की आपने सुना होगा, कड़की शब्द सुना होगा। तो जो चिल मीन्स कड़क, ठंडा। तो कड़की ने आप कह सकते हैं चाहें तो, लेकिन अत्यंत गरीबी आप इसको बोलते हैं। चिल पेन्यूरी, अत्यंत गरीबी ने रिप्रेस्ड, दबा दिया। देयर नोबल रेज, उनकी श्रेष्ठ क्षमता को। उनके अंदर क्षमताएं थीं, कैपेबिलिटीज़ थीं, लेकिन गरीबी ने उनको दबा दिया। एंड फ्रोज, और जमा दिया, क्योंकि गरीबी ठंडी होती है, चिल होती है, तो उसने फ्रीज कर दिया, जमा दिया। द जीनियल करेंट, जीनियल करेंट श्रेष्ठ धारा को, ऑफ द सोल, उनकी आत्मा की। उनकी आत्मा की जो धारा थी, उनकी आत्मा का जो श्रेष्ठ प्रवाह था, उसको जमा दिया गर्मी ने, वो गरीबी ने। Full many a gem of purest ray serene, the dark unfathomed caves of ocean bear. Full many a gem, यानी full many का मतलब अनगिनत। gem means कीमती पत्थर होते हैं, हीरे जवाहरात होते हैं, तो अनगिनत जवाहरात। of purest ray serene, pure means शुद्धतम, प्योरेस्ट शुद्धतम, रे जिनमें से किरणें निकलती हैं, सेरेन यानी सोमवार होती हैं, सौम्य किरणें। तो क्योंकि वो एकदम प्योर हैं, शुद्ध हैं, तो उनमें से चमकदार किरणें, सौम्य किरणें निकलती हैं। ऐसे हीरे, ऐसे अनगिनत हीरे। द डार्क अनफेदम्ड, डार्क अंधेरा, अनफेदम्ड जिनको नापा नहीं जा सकता, केव्स गुफाएं, ऑफ ओशन यानी महासागरों की, बियर रखती हैं या छिपा कर रखती हैं। तो महासागरों की अंधेरी गुफाएं, अनफेदम्ड, जो जिनको नापा नहीं जा सकता, बहुत गहरी, बहुत गहरी अंधेरी गुफाएं महासागरों की बियर रखती हैं, अपने अंदर छिपा कर रखती हैं। क्या छिपा कर रखती हैं? फुल मैनी अ जैम ऑफ प्योरेस्ट रे सेरेन। ये जो एग्जाम्पल्स हैं आपको बहुत सारे मिलेंगे पूरी कविता में, इन्वर्जन के एग्जाम्पल्स हैं। फुल मैनी अ जैम ऑफ प्योरेस्ट रे सेरेन, ये लाइन बाद में आनी चाहिए। द डार्क अनफेदम्ड केव्स ऑफ ओशन बियर, ये क्योंकि ऑब्जेक्ट है इस का, बियर का, और ये सब्जेक्ट है द डार्क अनफेदम्ड केव्स ऑफ ओशन। तो अगर ग्रामेटिकली हम इसे करेक्ट करें, व्याकरणीय रूप से सही इस शब्द को करें व्याकरण के नियमों के हिसाब से, तो ये जो पहली पंक्ति है ये बाद में आनी चाहिए। लेकिन ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको इन्वर्जन कहते हैं, और ये पूरी कविता में आपको बहुत जगह मिलेगा। तो
समुद्र की गहरी गुफाओं में, गहरी अंधेरी गुफाओं में अनगिनत जवाहरात छिपे हुए हैं। फुल मैनी अ फ्लावर, फुल मैनी अ फ्लावर, अनगिनत फूल, अनगिनत पुष्प। इज बॉर्न, इज बॉर्न पैदा होते हैं। आपने देखा कि इज एक वचन वर्ब है, एक वचन क्रिया लगी है, और फ्लावर भी उन्होंने एक वचन प्रयोग किया है। लेकिन मैनी अ जब आता है तो नाउन एक वचन आता है, उसके साथ क्रिया भी एक वचन आती है, लेकिन अर्थ उसका बहुवचन में होता है। तो अ फ्लावर एक फूल और उसके साथ एक वचन क्रिया इज, लेकिन जो अर्थ है इसका वो बहुवचन है। फुल मैनी अ फ्लावर, अनगिनत पुष्प, इज बॉर्न पैदा होते हैं। टू ब्लश अनसीन, ब्लश का मतलब होता है शर्माना। जब कोई शर्माता है तो उसका रंग चेहरे का लाल हो जाता है, तो वो शब्द ब्लश होता है। तो ब्लश अनसीन, बिना देखे हुए शर्माते हैं, यानी कि वो यहाँ शर्माने का तात्पर्य वो खिलते हैं। अनसीन बिना किसी के देखे हुए। बहुत सारे पुष्प ऐसे हैं जो पैदा होते हैं बिना किसी के देखे हुए खिलने के लिए। एंड वेस्ट, और बर्बाद करते हैं। इट्स स्वीटनेस, अब देखिए हर जगह ये इट्स प्रोनाउन भी एक वचन आया है, लेकिन तात्पर्य यहाँ जो अर्थ है वो बहुवचन है। इट्स स्वीटनेस, उनकी मधुरता, वो बर्बाद करते हैं, वेस्ट बर्बाद करते हैं। इट्स स्वीटनेस, अपनी मधुरता, अपनी खुशबू। ऑन द डेजर्ट एयर, मरुस्थल की हवा में। जो डेजर्ट है, जो मरुस्थल है, वहाँ क्योंकि लोग जाते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर अनगिनत पुष्प खिलते हैं। वो अपनी सुंदरता, वो अपनी मधुरता, अपनी खुशबू, अपनी सुगंध बर्बाद करते हैं बिना किसी के देखे हुए। कोई उनकी तारीफ नहीं करता, कोई उनको देखता नहीं। और इसी तरीके से जो समुद्र के अंदर अनगिनत हीरे जवाहरात हैं, यदि वही बाहर होते तो उनकी बहुत कीमत होती, बाजार में उनकी बहुत कीमत मिलती, लेकिन समुद्र में वो पड़े रहते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं जानता। ऐसे ही ये फ्लावर्स खिलते हैं, फूल मरुस्थल में खिलते हैं, उनकी कोई तारीफ नहीं करता, कोई उनको अप्रिशिएट नहीं करता। तो इन्हीं की तरह, इन्हीं जवाहरातों की तरह, इन्हीं पुष्पों की तरह वो गरीब लोग हैं, वो किसान हैं जो गांव में पैदा हुए, वहीं पले बढ़े और वहीं मर गए। उनकी कीमत कभी किसी ने नहीं पहचानी। यदि उनको अवसर मिले होते तो वो भी बड़े लोग होते, वो भी प्रसिद्ध लोग होते। कोई उनमें से एक प्रसिद्ध वैद्य हो सकता था, कोई प्रसिद्ध कवि हो सकता था, कोई नाटककार हो सकता था, कोई प्रसिद्ध संगीतकार हो सकता था, लेकिन उनकी प्रतिभाएं वहीं मर गईं। अगला स्टेंजा देखते हैं। सम विलेज हेम्डन दैट विद dauntless breast the little tyrant of his fields withstood। सम विलेज हेम्डन, इस गांव का कोई व्यक्ति हेम्डन हो सकता था। हेम्डन एक राजनीतिज्ञ था इंग्लैंड का, जिसने चार्ल्स फर्स्ट के ने कुछ टैक्स लगाए थे, कुछ कर लगाए थे, उनका विरोध किया था। और हेम्डन, ये जो क्रोमवेल है, इसका कजिन था। इन लोगों ने चार्ल्स फर्स्ट का विरोध किया था, उसके खिलाफ गृह युद्ध लड़ा था। हेम्डन और ये मिल्टन क्रोमवेल, इनका बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ी भूमिका थी उस गृह युद्ध में। और चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दी गई थी 1649 में, 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दी गई थी, तो उसमें इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी। सम विलेज हेम्डन, इस गांव का कोई हेम्डन, विद दैट विद dauntless breast। dauntless मीन्स जो डरता नहीं है, साहसी, निर्भीक। ब्रेस्ट सीना, और ब्रेस्ट का मतलब यहाँ हृदय। अपने साहसी हृदय के साथ
विद dauntless breast, अपने साहसी हृदय के साथ, द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड्स withstood. लिटिल टायरेंट, टायरेंट होता है तानाशाह, तो ऑफ हिज फील्ड्स अपने खेतों का, withstood मीन्स सामना किया, यानी इन लोगों के बीच हेम्डन जैसा कोई व्यक्ति रहा होगा जिसने अपने खेतों के छोटे से तानाशाह का सामना किया होगा निर्भीकता के साथ। तो खेतों का तानाशाह कौन हो सकता है? जमींदार हो सकता है, वहाँ का कोई बाहुबली हो सकता है। तो हेम्डन की तरह, जैसे हेम्डन ने सामना किया था, चार्ल्स फर्स्ट का विरोध किया था, वैसे ही यहाँ गांव के किसी व्यक्ति ने, इनमें से किसी व्यक्ति ने हेम्डन की तरह ही सामना किया होगा, विदस्टूड मीन्स सामना किया होगा खेतों के तानाशाह का। सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन हियर मे रेस्ट। म्यूट, म्यूट का मतलब जो बोल नहीं सकता, गूंगा, और इनग्लोरियस जिसको कोई जानता नहीं, जो प्रसिद्ध नहीं है। मिल्टन, मिल्टन से आप परिचित हैं, एक महान कवि था जिसने पैराडाइज लॉस्ट लिखा हुआ है। हियर मे रेस्ट, यह हो सकता है यहाँ आराम कर रहा हो। इन लोगों में कोई एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो मिल्टन जैसा हो, लेकिन उसने उसकी कविताएं किसी ने सुनी नहीं, उसने कविताएं किसी को सुनाई नहीं, तो वो म्यूट मीन्स जो बोल नहीं सकता, गूंगा, और इनग्लोरियस जो प्रसिद्ध नहीं है। तो यहाँ एक ऐसा मिल्टन सोया हुआ हो सकता है जिसने किसी को अपनी कविताएं नहीं सुनाई और जो प्रसिद्ध नहीं हो सका। सम क्रोमवेल, अच्छा इस पंक्ति का आप एक अर्थ ये भी लगा सकते हैं कि मिल्टन अगर इन परिस्थितियों में पैदा हुआ होता, जिन परिस्थितियों में ये किसान पैदा हुए, इस गांव में अगर मिल्टन पैदा हुआ होता तो वो म्यूट और इनग्लोरियस होता, वो इतना प्रसिद्ध नहीं होता जैसा कि आज हम उसको जानते हैं, ना वो अपनी कविताएं ऐसे सुनाता जैसे उसने सुनाई। सम क्रोमवेल, हो सकता है कि इन गांव के लोगों में से कोई एक क्रोमवेल रहा हो। ओलिवर क्रोमवेल था जिसने चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ जो गृह युद्ध हुआ था उसमें मुख्य भूमिका क्रोमवेल की थी, और क्रोमवेल चार्ल्स फर्स्ट के को फांसी देने के बाद वो लॉर्ड प्रोटेक्टर नाम से उसने शासन किया था इंग्लैंड के ऊपर 1658 तक। तो हो सकता है कि इन गांव के गरीब लोगों के बीच कोई ओलिवर क्रोमवेल जैसा भी हो, इतना साहस हो उसमें ओलिवर क्रोमवेल की तरह, लेकिन गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड। गिल्टलेस यानी उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, वो अपराधी नहीं है अपने देश के खून का, उसके दामन पर अपने देश के खून के धब्बे नहीं लगे हुए हैं। क्रोमवेल ने गृह युद्ध लड़ा चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ, तो जब भी कोई गृह युद्ध होता है उसमें आम जनता तो मरती ही है। तो क्रोमवेल ने भले ही चार्ल्स फर्स्ट का विरोध किया और वो एक महान नेता के रूप में जाना जाता है, या उसने लॉर्ड प्रोटेक्टर के रूप में शासन किया इंग्लैंड पर, लेकिन अपने देश के मासूम लोगों के खून के धब्बे तो थे ना उसके दामन पर। तो इन लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो क्रोमवेल जैसा हो सकता था, लेकिन जिसके दामन पर अपने देश के खून के धब्बे नहीं लगे हुए। The applause of listening senates to command, the threats of pain and ruin to despise, to scatter plenty over a smiling land, and read their history in a nation's eyes. Their lot forbid. ये जो 16th स्टेंजा है ये 17th स्टेंजा की पहली लाइन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहीं से हम प्रारंभ करेंगे। देयर लॉट फॉरबिड, उनके भाग्य ने, फॉरबिड मीन्स मना कर दिया, देयर उनका, लॉट भाग्य, फॉरबिड मना कर दिया, उनके भाग्य ने मना कर दिया। और क्या मना कर दिया, वो सारी बातें इस स्टेंजा में हैं, 16वें स्टेंजा में। तो क्या क्या मना कर दिया उनके भाग्य ने?
द एप्लॉज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स टू कमांड। एप्लॉज होता है तालियों की गड़गड़ाहट, लिसनिंग सुनना, सीनेट्स सभा या पार्लियामेंट संसद, टू कमांड मतलब उनकी अध्यक्षता करना या उन पर शासन करना। तो यानी उनके भाग्य ने, देयर लॉर्ड फॉरवर्ड, उनके भाग्य ने मना कर दिया कि वो सुनती हुई उनको लिसनिंग सुनने वाली सीनेट्स, यहाँ ये जो लिसनिंग सीनेट्स है इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको सिनेक्डोक कहते हैं। सिनेक्डोक की मैं आपको स्पेलिंग बताऊं, SYNEC, सिनेक्डोक, DOCHE। सिनेक्डोक एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें अब देखिए लिसनिंग सीनेट्स शब्द प्रयोग किया है, जबकि कौन सुनता है, सीनेटर्स सुनते हैं, तो लिसनिंग सीनेटर्स आना चाहिए था, सीनेट नहीं सुनती। सीनेट तो एक आप बिल्डिंग कह सकते हैं, सुनता कौन है, सीनेटर्स। तो लिसनिंग सीनेट्स को कमांड करना, उनकी अध्यक्षता करना, और जब उनको वो सुने उसके बाद वो तालियां बजाएं, तो इस बात के लिए उनके भाग्य ने मना कर दिया। उनके भाग्य ने मना कर दिया कि वो कमांड करें, वो अध्यक्षता करें सुनती हुई सभाओं के ऊपर, जो उनको सुनकर तालियां बजाएं। और क्या मना किया उनके भाग्य ने, द थ्रेट्स ऑफ पेन एंड रुइन टू डेस्पाइज। डेस्पाइज का मतलब होता है अनदेखा करना या नफरत करना, थ्रेट्स धमकियां, पेन दर्द, दुख, रुइन विनाश। और इस बात के लिए भी उनके भाग्य ने मना कर दिया कि वो दुख और विनाश की धमकियों को अनदेखा करें। टू स्कैटर, स्कैटर मीन्स बिखेरना, प्लेंटी बहुतायत में, ओवर ऊपर, अ स्माइलिंग लैंड एक मुस्कुराती हुई धरती के ऊपर। अब यहाँ पर फिर से वही फिगर ऑफ स्पीच सिनेक्डोक है। स्माइलिंग लैंड का तात्पर्य ज़मीन तो नहीं मुस्कुराती, उस ज़मीन पर रहने वाले व्यक्ति मुस्कुराते हैं, तो स्माइलिंग लैंड उसने अभिव्यक्ति का प्रयोग किया स्माइलिंग पीपल की जगह। ऐसे ही लिसनिंग सीनेट्स उसने यूज़ किया लिसनिंग सीनेटर्स के लिए। तो ये फिगर ऑफ स्पीच इन दोनों पंक्तियों में है सिनेक्डोक, और इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे इस कविता में। कि स्कैटर मीन्स फैलाना, प्लेंटी बहुतायत में, ओवर अ स्माइलिंग लैंड, यानी इस बात के लिए भी उनके भाग्य ने मना कर दिया कि वो धन दौलत फैलाएं, लुटाएं मुस्कुराते हुए लोगों के ऊपर। जब आप धन दौलत लुटाते हैं किसी के ऊपर तो वो मुस्कुराते हैं ना, प्रसन्न होते हैं। तो वो प्लेंटी यानी बहुतायत में धन दौलत लुटाएं मुस्कुराते हुए लोगों के ऊपर, इसके लिए भी देयर लॉर्ड फॉरवर्ड, उनके भाग्य ने मना कर दिया। और क्या मना किया, एंड रीड देयर हिस्ट्री इन अ नेशंस आई, कि वो पढ़ें, एंड रीड वो पढ़ें, देयर हिस्ट्री अपना इतिहास, इन अ नेशंस आई देश की आँखों में, देश की आँखों में यानी देश के लोगों की आँखों में। इस बात के लिए भी उनके भाग्य ने उनसे मना कर दिया, उनके भाग्य ने उनको अनुमति नहीं दी। और क्या मना किया उनके भाग्य ने, नॉर सर्कमस्क्राइब्ड एलोन। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है सीमित कर देना, एलोन न केवल, यानी न केवल सीमित किया देयर ग्रोइंग वर्च्यूज, उनके विकसित होते हुए गुणों को, बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड, बल्कि देयर क्राइम्स उनके अपराधों को भी कन्फाइंड सीमित कर दिया। भाग्य ने न केवल उनके गुणों को ग्रोइंग वर्च्यूज, न केवल उनके विकसित होते हुए गुणों को सीमित कर दिया, बल्कि उनके अपराधों को भी सीमित कर दिया। यानी भाग्य ने उनको अनुमति नहीं दी कि वो अपने गुणों को विकसित करें या दुर्गुणों को विकसित करें। ना तो वो बहुत बड़े काम कर पाए,
ना कोई बहुत बड़ा परोपकार कर पाए अपने गुणों को विकसित करके, और ना ही कोई बहुत बड़ा क्राइम अपराध कर पाए अपने दुर्गुणों को विकसित करके। तो दोनों ही तरफ सीमा रेखा खींच दी उनके भाग्य ने, उनके गुणों के तरफ भी और उनके दुर्गुणों की तरफ भी। फॉरबेड, और क्या मना कर दिया? फॉरबेड मना कर दिया टू वेड थ्रू। वेड मीन्स होता है रास्ता बनाना, थ्रू में से होकर, THROUGH, ये पूरी स्पेलिंग होगी, में से होकर, कहाँ से होकर? स्लॉटर, स्लॉटर होता है नरसंहार, टू अ थ्रोन, एक राजगद्दी की ओर, कि नरसंहार से गुजरते हुए वो राजगद्दी के लिए अपना रास्ता बनाएं। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, बहुत ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने नरसंहार करके राजगद्दी प्राप्त की, तो उनके भाग्य ने उनको ऐसा मौका नहीं दिया, इस बात की अनुमति नहीं दी कि वो नरसंहार करके किसी गद्दी को प्राप्त करें। फॉरबेड टू वेड थ्रू, वेड थ्रू मीन्स रास्ता बनाना, स्लॉटर टू अ थ्रोन, नरसंहार करके राजगद्दी प्राप्त करने का रास्ता वो बनाएं। एंड शट, और बंद कर दें, द गेट्स ऑफ मर्सी, दया के द्वार, ऑन मैनकाइंड, मानवता के सामने, यानी मानवता के लिए अपने दया के द्वार वो बंद कर दें, ऐसी अनुमति उनके भाग्य ने उनको नहीं दी। द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रुथ टू हाइड। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष करना, पैंग्स दर्द, कॉन्शियस सचेत, ट्रुथ सत्य, हाइड छिपाना। सचेत सत्य को छिपाने के संघर्ष का दर्द, और टू क्वेंच द ब्लशेस ऑफ इंजेन्युअस शेम। क्वेंच शांत करना, ब्लशेस वो लाली होती है जब शर्म से आपके चेहरे पर आ जाती है, इंजेन्युअस स्वाभाविक, शेम शर्म या लज्जा। स्वाभाविक लज्जा से चेहरे पर आई हुई लाली को छिपाना, ये भी उनके भाग्य ने अलाउ नहीं किया, उनको अनुमति नहीं दी कि वो कभी सच्चाई को छिपाएं या वो कुछ ऐसा करें कि शर्म से उनके चेहरे पर लाली आ जाए और वो उस लाली को छिपाएं। ऐसा भी मौका उनको कभी नहीं मिला। और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड। हीप मीन्स ढेर लगा देना या भर देना। द श्राइन, श्राइन मीन्स मंदिर होता है या रहने की जगह होती है। ऑफ लग्जरी, लग्जरी विलासिता होती है जिसको यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है। एंड प्राइड घमंड होता है, इसे भी पर्सोनिफाई किया गया है। या फिर वो भर दें विलासिता और घमंड के घर को, मंदिर को, यानी विलासी और घमंडी लोगों के घर को भर दें। किस चीज़ से? विद इंसेंस। इंसेंस होती हैं जो सुगंधित पदार्थ होते हैं, मंदिरों में जलाए जाते हैं, जैसे अगरबत्ती है या धूप बत्ती है, तो उसको बोलते हैं इंसेंस। किंडल्ड मीन्स जलाए गए, प्रज्वलित किए गए। एट द म्यूज़ फ्लेम, म्यूज़ जो संगीत की देवी है, उसकी फ्लेम, उसकी वेदी पर, उसकी वेदी पर जो आग जल रही है उससे जलाए गए इंसेंस, सुगंधित पदार्थों से विलासिता और घमंड के घर को या मंदिर को भर दें। अब ये तो शाब्दिक अर्थ है इसका। भावार्थ देखिए, भावार्थ ये है कि विलासी लोग और घमंडी लोगों के तारीफ में वो कविताएं लिखें, ये उनके भाग्य ने उनको अनुमति नहीं दी। जो बड़े लोग होते हैं, राजसी लोग होते हैं, शाही लोग होते हैं, उनके यहाँ अक्सर कवि रहते हैं जो उनकी तारीफ में कविताएं लिखते हैं। तो ऐसा कवि बनने का इन लोगों को अवसर नहीं मिला, उनके भाग्य ने उनको ये अनुमति नहीं दी कि वो विलासी लोगों के और घमंडी लोगों के तारीफ में कविताएं लिखें। Far from the madding crowd's ignoble strife. Far
मीन्स दूर, अलग, फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, पागल बनाने वाली भीड़ के, इग्नोबल स्ट्राइफ, इग्नोबल जो नोबल नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, तुच्छ, स्ट्राइफ संघर्ष, पागल बनाने वाली भीड़ के तुच्छ संघर्ष से दूर। और ये भीड़ भाड़ कहाँ होती है? शहरों में, गांव में भीड़ नहीं होती। तो पागल बनाने वाली भीड़ के तुच्छ संघर्ष से दूर। और ये जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, ये टॉमस हार्डी ने एक नॉवेल लिखा है, एक उपन्यास लिखा है, उसका टाइटल भी है, उसका शीर्षक भी है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो पागल बनाने वाली भीड़ के तुच्छ संघर्ष से दूर, देयर सोबर विशेस, उनकी शांत इच्छाओं ने, नेवर लर्नड, कभी नहीं सीखा, टू स्ट्रे, अपने मार्ग से भटकना, उनकी शांत इच्छाओं ने अपने मार्ग से भटकना कभी नहीं सीखा। Along the cool sequestered veil of life, along means पास या साथ, the cool शीतल, sequestered एकाकी, veil of life जीवन की घाटी, जीवन की शांत सौम्य एकाकी घाटी में, they kept, उन्होंने अपनाया, उन्होंने बनाए रखा, noiseless means शोर से विहीन, शोर शराबे से विहीन। टैनर, टैनर का मतलब रास्ता होता है या फिर एक धारा होती है। उन्होंने अपने जीवन की धारा बनाए रखी या उन्होंने अपने जीवन का रास्ता तय किया। टैनर ऑफ देयर वे मतलब अपने जीवन की धारा या अपने जीवन का रास्ता उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के तय किया। Yet even these bones from insult to protect, yet फिर भी even these bones, इन हड्डियों को, from insult to protect, insult अपमान, to protect सुरक्षा करना, अपमान से सुरक्षित रखने के लिए, अपमान से बचाने के लिए। अपमान कैसे हो सकता है कि वहाँ पर हड्डियाँ पड़ी हैं और वहाँ से गुजरने वाला कोई व्यक्ति उन पर पैर रख के निकल जाए, तो ऐसे किसी अपमान से इन हड्डियों को बचाने के लिए। सम फ्रेल मेमोरियल, फ्रेल मीन्स छोटा मोटा सा, टूटा फूटा हुआ सा, कमज़ोर सा, फ्रेल मीन्स कमज़ोर होता है। मेमोरियल स्मारक, एक छोटा सा टूटा फूटा सा स्मारक, साधारण सा स्मारक, स्टिल इरेक्टेड नाय, इरेक्टेड मीन्स बनाया गया है, नाय पास में ही, पास में ही एक छोटा सा स्मारक बनाया गया है उन हड्डियों को अपमान से सुरक्षित रखने के लिए। और विद अनकुत राइम्स, अनकुत होती हैं जो रिफाइंड नहीं है, जो बहुत विशेष नहीं है, साधारण सी हैं, तो साधारण सी कविताओं से। और शेपलेस स्कल्पचर, शेपलेस आकार विहीन, स्कल्पचर नक्काशी, पच्चीकारी या संगतराशी से उसको क्या किया गया, डेक्ड यानी डेकोरेटेड, उसको सजाया गया है। जो स्मारक बनाया है किसी ने, उसको कुछ कविताओं से, अनकुत राइम्स यानी साधारण कविताओं से, और शेपलेस स्कल्पचर से, आकार विहीन कलाकारी से, पच्चीकारी से या नक्काशी से डेक्ड, सजाया गया है। इम्प्लोर्स, जो कि ये आग्रह करता है, कौन आग्रह करता है, वो मेमोरियल, वो स्मारक या उस पर लिखी हुई वो कविताएं, वो इम्प्लोर्स आग्रह करता है, द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ अ साई, पासिंग गुजरने वालों से, ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि, ऑफ अ साई एक आह भरी, यानी एक आह भरी श्रद्धांजलि देने का आग्रह करता है गुजरने वालों से। देयर नेम, उनका नाम,
देयर ईयर्स, उनके वर्ष यानी उनका जन्म का वर्ष, उनकी मृत्यु का वर्ष, स्पेल्ट मीन्स लिखा गया है, बाय द अनलेटर्ड म्यूज, अनलेटर्ड बिना पढ़े लिखे, अशिक्षित, म्यूज कवि, अशिक्षित कवि के द्वारा। म्यूज मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ भी आया था, संगीत की देवी है जिसको म्यूज कहा जाता है। तो म्यूज शब्द उसने प्रयोग किया उस कवि के लिए जिसने ये अनकुत राइम्स लिखी हैं, ये कविताएं लिखी हैं उस मेमोरियल पर, उस स्तंभ पर। अनलेटर्ड म्यूज, अशिक्षित कवि के द्वारा। वो जो कविताएं लिखी गई हैं या जो नाम लिखा गया है या जो वर्ष लिखे गए हैं वो क्या करते हैं, द प्लेस ऑफ फेम एंड एलेजी सप्लाई, फेम प्रसिद्धि और एलेजी शोकगीत। तो ये जो अनकुत राइम्स हैं वो प्रसिद्धि और शोक गीत के स्थान को भरते हैं, प्लेस स्थान, सप्लाई भरते हैं, प्रसिद्धि और शोक गीत के स्थान को वो भरते हैं। ये अनकुत राइम्स और ये शेपलेस स्कल्पचर, ये जो नाम उनका लिखा हुआ है, जो शब्द लिखे हुए हैं, जो वर्ष लिखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर फेम और एलेजी के स्थान को भरते हैं, प्रसिद्धि और शोक गीत के स्थान को भरते हैं। एंड मैनी अ होली टेक्स्ट, मैनी अ यानी बहुत सारी, मैनी अ जहाँ लगा होता है, अ मीन्स तो एक होता है, टेक्स्ट तो यहाँ पर अ का मतलब एक नहीं होता, मैनी अ जहाँ लगा होता है उसका मतलब होता है बहुत सारे। मैनी अ होली टेक्स्ट, होली मीन्स पवित्र, धार्मिक, टेक्स्ट पंक्तियाँ, अराउंड मीन्स चारों ओर, शी स्ट्रूज वो बिखेर देती है, स्ट्रू मीन्स बिखेर देना, और ये शी किसके लिए आया है, म्यूज, उस कवि के लिए जिसने भी ये पंक्तियाँ, ये अनकुत राइम्स लिखी हैं उस मेमोरियल के ऊपर, उसके लिए म्यूज शब्द प्रयोग हुआ और यहाँ इसीलिए ये प्रोनाउन शी आया। तो हो सकता है कि वो आदमी रहा हो या औरत रही हो, लिखने वाला जो भी है, मेल हो या फीमेल हो, लेकिन शी प्रोनाउन इसलिए यहाँ प्रयोग हुआ है क्योंकि वो म्यूज़ टाइटल, म्यूज़ नाम उसको दिया है जो कि संगीत की देवी है। तो एंड मैनी अ होली टेक्स्ट, बहुत सारी धार्मिक पंक्तियाँ, अराउंड शी स्ट्यूज उसने चारों ओर बिखेर दी हैं या चारों ओर लिखी हुई हैं, इस मेमोरियल पर बहुत सारी धार्मिक पंक्तियाँ चारों ओर लिखी हुई हैं। दैट टीच जो सिखाती हैं, द रस्टिक ग्रामीण, मॉरलिस्ट नैतिकतावादी या सदाचारी व्यक्ति को, ग्रामीण सदाचारी व्यक्ति को क्या सिखाती हैं, टू डाई मरना, यानी कैसे मरा जाए, कैसे इस जीवन का परित्याग किया जाए, ये सिखाती हैं वो होली टेक्स्ट, वो धार्मिक पंक्तियाँ जो इस मेमोरियल पर लिखी हुई हैं। फॉर हु टू डम फॉरगेटफुलनेस अ प्रे, फॉर क्योंकि, हु कौन, टू डम फॉरगेटफुलनेस, डम मीन्स गूंगा या वॉइसलेस यानी कि शब्दविहीन, फॉरगेटफुलनेस विस्मृति, अप्रे शिकार, यानी कौन है जो विस्मृति, शब्दहीन विस्मृति का शिकार होने जा रहा हो। अब शब्दहीन विस्मृति का शिकार कौन होता है, जो मरने जा रहा हो, जो मरने वाला हो। तो डम फॉरगेटफुलनेस जैसे कि शिकार करने वाली है और जो मर रहा है व्यक्ति वो उसका प्रे है, शिकार है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो शब्दहीन विस्मृति का शिकार होने जा रहा हो, और दिस प्लीजिंग एंशियस बीइंग एवर रिजाइंड, दिस ये, प्लीजिंग सुखद, एंशियस चिंताओं से भरा हुआ, बीइंग जीवन, एवर कभी, रिजाइंड समर्पण करना। तो ये प्लीजिंग एंशियस यहाँ ऑक्सीमोरोन है, विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि प्लीजिंग जो सुखद है वो चिंताओं से भरा हुआ नहीं होना चाहिए,
और जो चिंताओं से भरा हुआ है, एंग्शियस है, वो प्लीजिंग नहीं होना चाहिए, वो सुखद नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीमोरन तो है, विरोधाभास तो है, लेकिन ये सच भी है, क्योंकि जीवन प्लीजिंग भी है और एंग्शियस भी है, सुख और दुख दोनों से भरा हुआ है। तो दिस प्लीजिंग एंग्शियस बीइंग, ये सुख दुख से भरा हुआ जीवन, एवर रिजाइंड, समर्पित किया हो, वो कौन सा व्यक्ति है जो शब्दहीन विस्मृति का शिकार होने जा रहा हो और जिसने सुख दुख से भरा हुआ ये जीवन समर्पित किया हो और लेफ्ट द वार्म प्रिसिंट्स ऑफ द चीयरफुल डे। लेफ्ट छोड़ा हो, लीव की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लेफ्ट है। लेफ्ट छोड़ा हो द वार्म प्रिसिंट्स, वार्म गर्म, प्रिसिंट्स सीमाएं, ऑफ द चीयरफुल डे। चीयरफुल डे प्रसन्नता से भरा हुआ दिन, और ये प्रसन्नता से भरा हुआ दिन क्या है? हमारा जीवन। जब हम मर जाते हैं तो कहीं रात शुरू हो जाती है ऐसी जिसके बारे में हम जानते नहीं, वो अंधेरे से भरी हुई है, यानी मौत के बाद का हमारा क्या होता है वो हमारे लिए एक रात की तरह है जिसके बारे में हम नहीं जानते, अंधेरे से भरा हुआ है वो। और जीवन को क्या कहा गया है? चीयरफुल डे, प्रसन्नता से भरा हुआ, रोशनी से भरा हुआ दिन। तो ऐसा कौन है जो इस गर्माहट से भरा हुआ और प्रसन्नता से भरा हुआ दिन की सीमाएं छोड़कर जा रहा हो? प्रिसिंट्स माने सीमाएं, उस लेफ्ट माने छोड़कर जा रहा है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो डम फॉरगेटफुलनेस का शिकार होने जा रहा है, शब्दहीन विस्मृति का शिकार होने जा रहा है, इस सुख दुख से भरे हुए जीवन को छोड़कर जा रहा है और इस चीयरफुल डे प्रसन्नता से भरे हुए दिन को छोड़कर रात की ओर जा रहा है। और नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड, बहुत ही खूबसूरत एलिटरेशन है यहाँ पर, लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड। नॉर कास्ट, कास्ट मीन्स डालना, वन एक, लॉन्गिंग इच्छाओं से भरी हुई, आकांक्षाओं से भरी हुई, उम्मीद से भरी हुई, लिंगरिंग, लिंगर मीन्स होता है ठहरना, लुक मीन्स दृष्टि, बिहाइंड पीछे की ओर। यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो एक आशा भरी दृष्टि पीछे ना डाले, उम्मीद से भरी हुई दृष्टि इस दुनिया की तरफ ना डाले, मुड़कर पीछे ना देखे, यानी इस दुनिया से जाते हुए, इस जीवन को छोड़ते हुए मुड़कर पीछे ना देखे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है? कौन इतनी आसानी से इस दुनिया से जाना चाहता है, इस जीवन को छोड़ना चाहता है? कोई नहीं। रेटोरिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और इसका जवाब है ऐसा कोई भी नहीं है। हर व्यक्ति मरते वक्त पीछे मुड़कर ज़रूर देखता है, उसे लगता है कि ये दिन पीछे छूट रहा है और मैं कहाँ एक रात में चला जा रहा हूँ। मृत्यु के बाद का जीवन, क्योंकि हम जानते ही नहीं उसके बाद क्या है, तो हमें लगता है वो एक अंधेरी रात है जहाँ हम जा रहे हैं और ये जीवन एक दिन है। तो इसको कोई नहीं छोड़ना चाहता इस दिन को, और रात की तरफ जब वो बढ़ता है तो मुड़कर पीछे एक दृष्टि डालता है, लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड। On some fond breast the parting soul relies. On some fond breast, fond means प्रिय, प्यार करने वाला, ब्रेस्ट मीन्स सीना होता है, लेकिन यहाँ इसका तात्पर्य है हृदय। एक किसी प्यार करने वाले हृदय पर, किसी प्रिय व्यक्ति के हृदय पर द पार्टिंग सोल, पार्टिंग सोल विदा लेती हुई आत्मा, रिलाइज विश्वास करती है, यानी किसी प्रिय व्यक्ति के सीने पर सर रखकर विदा होती हुई आत्मा जाना चाहती है। यानी जाते वक्त हर व्यक्ति चाहता है कि उसका सिर किसी अपने प्रिय व्यक्ति की गोद में हो। सम पायस ड्रॉप्स, कुछ पवित्र बूंदें, ये पवित्र बूंदें क्या है? आंसू। कुछ पवित्र बूंदें द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स, क्लोजिंग आई बंद होती हुई आँखें, रिक्वायर्स मीन्स उनको आवश्यकता होती है, वो चाहती हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो जब दुनिया से विदा हो तो उसकी मृत्यु पर कोई ना रोए। हर व्यक्ति ये चाहता है कि जब वो यहाँ से विदा हो तो लोग उसके लिए रोएं।
सम पायस ड्रॉप्स, कुछ पवित्र बूंदें, द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स, बंद होती हुई आंखें चाहती हैं। इवन फ्रॉम द टूम, इवन फ्रॉम द टूम, कब्र से भी, कब्र के अंदर से भी, द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, वॉइस ऑफ नेचर यानी आत्मा की आवाज़, प्रकृति की आवाज़ चिल्लाती है, कब्र के अंदर से भी जैसे आवाज़ आती है। इवन इन आर एशेज, इवन इन आर एशेज, एशेज होती हैं वो जो रह जाती हैं, राख है, अवशेष हैं, तो उन अवशेषों में से भी लिव देयर वांटेड फायर्स, लिव जीवित रहती हैं, वांटेड मीन्स आप कह सकते हैं अधूरी, अनफुलफिल्ड, फायर्स डिज़ायर्स, उनकी इच्छाएं, उनकी अधूरी इच्छाएं उनके अवशेषों में से भी चिल्लाती हैं, उनकी कब्र में से भी चिल्लाती हैं उनकी अधूरी इच्छाएं। मतलब हर व्यक्ति को मरते मरते भी ये लगता है कि कुछ काम अधूरे रह गए, काश कुछ थोड़ा वक्त और मिल जाता तो मैं ये काम कर जाता, मैं वो कर जाता। तो उनकी अधूरी इच्छाएं जैसे उनकी कब्र में से भी चिल्लाती हैं। फॉर दी, अब देखिए यहाँ 23rd स्टेंजा तक कवि बात कर रहा था उन गरीब किसानों के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में, लेकिन अब ये 24th स्टेंजा से कवि अपने बारे में बात कर रहा है कि जब वो मरेगा तो क्या होगा। फॉर दी, तुम, दी मीन्स यू, तुम्हारे लिए, हु, तुम जो के, माइंडफुल ऑफ, यानी माइंडफुल मीन्स याद करना, ऑफ द अनऑनर्ड, अनऑनर्ड असम्मानित, डेड मृत, तुम जिसने के मृत असम्मानित लोगों को याद किया है। डस्ट इन दीज लाइन्स, डस्ट का मतलब डज, डज को ओल्ड इंग्लिश में डस्ट लिखा जाता है। डस्ट इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, देयर आर्टलेस टेल, आर्टलेस उनकी साधारण, टेल कहानी, रिलेट सुनाई है, तुम जिसने के उन असम्मानित लोगों की कहानी, उनकी साधारण कहानी इन पंक्तियों में, इन पंक्तियों में मतलब इन 23 स्टेंजाज में सुनाई है। इफ चांस, यदि ऐसा संयोग हुआ, बाय लोनली कंटेम्पलेशन, लोनली मीन्स एकांत में, एकाकी, कंटेम्पलेशन विचार, यानी एकांत में विचारों से, लेड मीन्स बाध्य होकर, सम किंडर्ड स्पिरिट, किंडर्ड मीन्स प्रेरित, प्रेरणा प्राप्त, स्पिरिट आत्मा, यानी कि कोई कवि, कोई प्रेरणा प्राप्त कवि, शैल एनक्वायर दाई फेट, एनक्वायर मीन्स जानना चाहेगा या वर्णन करेगा, दाई फेट तुम्हारे भाग्य का, कि जैसे तुमने इस कविता में उन असम्मानित लोगों का, जिनको कोई सम्मान नहीं करता, जिनके बारे में कोई नहीं लिखता, जिनको कोई श्रद्धांजलि नहीं देता, तुमने उनको याद किया है, तुमने उनके लिए ये कविता लिखी है और तुमने उनको सम्मान दिया है, वैसे ही यदि कभी मौका पड़ा, इफ चांस, यदि कभी संयोग हुआ, तो कोई और आत्मा, कोई और कवि तुम्हारे बारे में भी ऐसे ही लिखेगा। बाय लोनली कंटेम्पलेशन लेड, लोनली एकांत में विचारधारा से प्रभावित होकर, बाध्य होकर, सम किंडर्ड स्पिरिट, कोई प्रेरित आत्मा अर्थात कोई प्रेरणा प्राप्त कवि, शैल एनक्वायर दाई फेट, तुम्हारे जीवन की कहानी लिखेगा, तुम्हारे जीवन के बारे में लिखेगा। हैप्ली, शायद, सम होरी हेडेड स्वेन, होरी हेडेड, होरी सफ़ेद बालों वाला, हेडेड यानी जिसका सिर सफ़ेद बालों से ढका हुआ हो, ऐसा स्वेन कोई किसान, कोई ऐसा बूढ़ा व्यक्ति में से कहेगा, यानी अब टॉमस ग्रे अपने बारे में बोल रहा है कि जब मैं मर जाऊंगा तो कोई बूढ़ा किसान मेरे बारे में ऐसा कहेगा। पर हैप्ली मीन्स परहैप्स, शायद, शायद कोई बूढ़ा किसान कहेगा, क्या कहेगा,
ऑफ्ट हैव वी सीन, ऑफ्ट माने अक्सर, हैव वी सीन हिम, हमने उसको देखा है, एट द पीप ऑफ डॉन, पीप माने झांकना होता है, डॉन जो सुबह, जब जो सुबह झांकती है, अर्थात जब रात समाप्त हो रही होती है और दिन आने वाला होता है और पूरब दिशा में लाली छाई हुई होती है, उसको पीप ऑफ डॉन बोलते हैं और हिंदी में उसको पौ फटना बोलते हैं। तो पौ फटे पर हमने उसको देखा था, अक्सर हमने देखा था। ब्रशिंग विद हेस्टी स्टेप्स, ब्रशिंग मीन्स झाड़ना, झाड़ते हुए, विद हेस्टी स्टेप्स, हेस्टी मीन्स तेज, स्टेप्स कदम, तेज कदमों से झाड़ते हुए, किसको, द ड्यूज अवे, ओस को, यानी जब वो तेज कदमों से चलता था तो जो घास पे जमी हुई ओस थी वो इधर उधर बिखर जाती थी, तो तेज कदमों से ओस को झाड़ते हुए हमने उसको देखा था। और कहाँ देखा, टू मीट द सन अपॉन द अपलैंड लॉन, उसको सूरज से मिलने जाते हुए, टू मीट मिलने के लिए, द सन सूरज से, अपॉन द हाईलैंड लॉन उस ऊपर वाले लॉन चरागाह या मैदान में, उस ऊपर पहाड़ी वाले मैदान में जाते हुए हमने उसको देखा था सूरज से मिलने के लिए। देयर एट द फुट ऑफ योंडर नॉडिंग बीच, देयर वहाँ, एट द फुट मीन्स नीचे, ऑफ योंडर, योंडर मीन्स सामने वाले, नॉडिंग मीन्स ऊँघते हुए, बीच एक पेड़ का नाम है, वो जो सामने ऊँघता हुआ सा बीच का पेड़ है उसके नीचे। और वो बीच के पेड़ के बारे में एक बात और बताई है, दैट रीड्स इट्स ओल्ड फैंटास्टिक रूट्स सो हाई, दैट रीड्स जिसने एक घेरा बनाया हुआ, रीद माने घेरा बना लेना, ऑफ इट्स किस चीज़ का घेरा बनाया हुआ है, ओल्ड पुरानी, फैंटास्टिक विचित्र, रूट्स जड़ों का, सो हाई इतनी ऊपर, यानी ये जो बीच का पेड़ है काफ़ी पुराना है और उसकी जड़ें ऊपर निकल आई हैं, जिनका घेरा उस पेड़ के चारों ओर बना हुआ है। तो सामने वो जो पेड़ है ऊँघता हुआ सा, जिसने अपनी जड़ों का, पुरानी विचित्र जड़ों का घेरा बना रखा है अपने चारों ओर, उस पेड़ के नीचे, हिज लिस्टलेस लेंथ, लिस्टलेस का मतलब होता है बेपरवाह, लेंथ शरीर, एट नून टाइड यानी दोपहर के समय, वुड बी स्ट्रेच, स्ट्रेच मीन्स फैलाना, तो वो अपने बेपरवाह शरीर को फैला के लेट जाता था दोपहर के समय, यानी दोपहर के समय वो उस पेड़ के नीचे लेट जाता था। एंड पोर अपॉन, पोर अपॉन घूरता रहता था, देखता रहता था, अवलोकन करता रहता था, द ब्रुक उस झरने का, दैट बेबल्स बाय जो कल कल करता हुआ पास में बहता है। हार्ड बाय योन वुड, हार्ड बाय मीन्स पास में ही, योन ये जो सामने का जंगल है, योन माने सामने वाला, वुड जंगल, ये यू नहीं है योन है, हार्ड बाय योन वुड सामने ये जो पास का जंगल है, इसमें नाउ स्माइलिंग कभी कभी मुस्कुराते हुए, एज इन स्कॉर्न जैसे कि व्यंग से, नफरत से, बेपरवाही से, बेखुदी में मुस्कुराते हुए, और मटरिंग बड़बड़ाते हुए, हिज वेवार्ड फैंसीज, वेवार्ड यूं ही दिमाग में जो आ जाती हैं, वेवार्ड घूमते फिरते, फैंसीज कल्पनाएं, तो अपने दिमाग में आने वाली कल्पनाओं को बड़बड़ाते हुए, मटरिंग बड़बड़ाते हुए, ही वुड रोव वो घूमता रहता था। नाउ ड्रूपिंग अब कभी कभी झुकते हुए, ड्रूप मन झुकना, कभी कभी झुकते हुए या झुकाते हुए, वो फुल वैन वो होता है दुख, वो फुल दुख से भरा हुआ, वैन मीन्स कमज़ोर, कभी अपना जो दुख भरा कमज़ोर शरीर झुकाते हुए, लाइक वन फॉरलॉर्न
जैसे कि कोई व्यक्ति फॉरलॉर्न परित्यक्त हो, फॉरलॉर्न जैसे सबने छोड़ दिया हो, परित्यक्त हो, एक परित्यक्त कमज़ोर व्यक्ति की तरह झुकते हुए, या फिर और क्रेज्ड विद केयर, क्रेज मीन्स पागल, जो चिंताओं से पागल हो चुका हो, ऐसे व्यक्ति की तरह, और क्रॉस्ड इन होपलेस लव, क्रॉस्ड मीन्स जिसे धोखा मिला हो, इन होपलेस लव निराशापूर्ण प्रेम में। तो कभी कभी वो ऐसे व्यवहार करता था जैसे कि वो चिंताओं से पागल हो चुका हो या फिर निराशापूर्ण प्रेम में उसे धोखा मिला हो। वन मॉर्न, एक सुबह, आई मिस्ड हिम, मैंने उसको मिस किया, यानी मुझे वो दिखाई नहीं दिया। ऑन द कस्टम्ड हिल, ऑन द कस्टम्ड हिल यानी उस पहाड़ी पर जिस पर वो जाया करता था, उस चिर परिचित पहाड़ी पर मुझे वो दिखाई नहीं दिया। अलोंग द हीथ, हीथ उस बंजर जमीन पर, वहाँ भी दिखाई नहीं दिया, उसके आसपास भी दिखाई नहीं दिया। एंड नियर हिज फेवरेट ट्री, और ना ही अपने प्रिय पेड़ के पास वो दिखाई दिया। एनदर केम, एक और आया, अब आप कह सकते हैं एक और व्यक्ति आया या एक और दिन आया। नॉर येट बिसाइड द रिल, और फिर भी वो ना उस रिल यानी कि उस नदी के पास भी दिखाई नहीं दिया, उस धारा के पास भी वो दिखाई नहीं दिया। नॉर अप द लॉन, ना ही वो जो ऊपर वाला घास का मैदान है वहाँ भी दिखाई नहीं दिया। नॉर एट द वुड वॉज ही, और ना ही वो जंगल में था, कहीं भी वो दिखाई नहीं दिया। द नेक्स्ट, अगले दिन, विद डर्जेस, शोक गीतों के साथ, ड्यू इन सैड अरे, यानी ड्यू होता है उचित, सैड दुख से भरा हुआ, अरे होता है ड्रेस पहनावा, यानी जैसे मृत व्यक्ति के साथ जब जाते हैं लोग तो जैसा पहनावा पहनते हैं, जैसे वस्त्र पहनते हैं, तो ऐसे ही वस्त्रों में पहने हुए और शोक गीत गाते हुए लोग दिखाई दिए अगले दिन। स्लो थ्रू द चर्च वे, धीरे धीरे, थ्रू द चर्च वे, चर्च के रास्ते में, चर्च वे पाथ, वी सॉ हिम बॉर्न, हमने उसको ले जाए जाते हुए देखा, यानी उसकी शव यात्रा देखी अगले दिन। अप्रोच, आगे बढ़ो, एंड रीड, और पढ़ो, फॉर दाउ कैंस्ट रीड, क्योंकि तुम पढ़ सकते हो, द ले, उस कविता को, ग्रेव्ड, जो कि खुदी हुई है, ऑन द स्टोन, उस पत्थर पर, बीनीथ यॉन एज्ड थ्रॉन, बीनीथ माने नीचे, यॉन जो सामने वाली है, एज्ड पुरानी, थॉर्न यानी कांटों से भरी हुई झाड़ी, ये सामने जो कांटों से भरी हुई झाड़ी है उसके नीचे जो स्टोन है, जो पत्थर है, उस पर ग्रेव्ड, उस पर खुदी हुई ले, कविता को पढ़ो। तो उस पत्थर पर, कब्र के पत्थर पर जो कविता लिखी होती है उसको एपिटाफ बोलते हैं। तो अब ये एपिटाफ है जो उस पत्थर पर लिखा हुआ है, और ये सारी बातें कवि अपनी कल्पना में कह रहा है, अपने बारे में कह रहा है। तो जैसे कि उसने अपना एपिटाफ खुद ही लिख दिया है कि मेरी कब्र पर, मेरे कब्र के पत्थर पर ये कविता लिखी होगी। अब क्या लिखा होगा उसके एपिटाफ में, उसकी कब्र के पत्थर पर क्या लिखा होगा, आइए पढ़ते हैं। हियर रेस्ट्स हिज हेड, यहाँ आराम कर रहा है उसका सिर। अब फिर से यहाँ मेटोनिमी है, फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि उसका सिर नहीं, उसका पूरा शरीर आराम कर रहा है। हियर रेस्ट्स हिज हेड, यहाँ उसका सिर या उसका शरीर आराम कर रहा है। अपॉन द लैप ऑफ अर्थ, धरती की गोद में, किसका सिर, अ यूथ, एक युवा, एक युवक, टू फॉर्च्यून एंड टू फेम, फॉर्च्यून को पर्सोनिफाई किया है और फेम को भी पर्सोनिफाई किया है। अननोन, अज्ञात, जो भाग्य और प्रसिद्धि से अज्ञात था,
अपरिचित था, यानी भाग्य और प्रसिद्धि उसको जानते ही नहीं थे। ना उसके पास अच्छा भाग्य था और ना ही उसके पास प्रसिद्धि थी। यद्यपि ये दोनों ही बातें गलत हैं। टॉमस ग्रे का भाग्य भी बुरा नहीं था, भाग्य भी अच्छा था, और प्रसिद्ध तो वो इतना है कि देखिए आज भी आप उसे पढ़ रहे हैं। तो हालांकि उसने अपने एपिटाफ में ये लिखा है, अपनी कविता में ये लिखा है कि वो भाग्य और प्रसिद्धि से अपरिचित था। फेयर साइंस फ्राउन नॉट ऑन हिज अम्बल बर्थ। फेयर, फेयर होता है फाउल का अपोजिट, फाउल मीन्स बुरा, फेयर मीन्स अच्छा। साइंस को फिर से यहाँ पे पर्सोनिफाई किया। अच्छी विज्ञान, यानी विज्ञान फ्राउंड नॉट, फ्राउन स्माइल का अपोजिट होता है। तो स्माइल जब हम करते हैं, किसी को प्यार से देखते हैं और स्माइल करते हैं। फ्राउन किसी को गुस्से से देखते हैं तो हम फ्राउन करते हैं। तो जो विज्ञान है उसने मुस्कुरा के देखना तो दूर रहा, गुस्से से भी नहीं देखा। फ्राउन नॉट ऑन हिज अम्बल बर्थ, उसके साधारण जीवन की ओर, उसके साधारण जन्म की ओर विज्ञान ने, जो फेयर साइंस अच्छी विज्ञान ने उसकी तरफ मुस्कुरा के देखना तो दूर रहा, गुस्से से भी नहीं देखा, अर्थात उसे विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं था। एंड मेलेंकली, बस एक ही चीज़ है जिसने उसको अपनाया, ना तो उसको भाग्य ने अपनाया, ना फेम ने, ना प्रसिद्धि ने अपनाया, ना विज्ञान ने अपनाया। किसने उसको अपनाया? मेलेंकली, उदासी उसको। एंड मेलेंकली मार्क्ड हिम, उदासी ने मार्क्ड हिम, उसको पहचान लिया। फॉर हर ओन, उसके वो ही उसका अपना है। ओन मीन्स अपना, कि वो ही उसका अपना है, वही उसका सगा है। यानी उदासी ने ही उसको माना कि वो उसका सगा है, बाकी ना तो भाग्य ने माना, ना प्रसिद्धि ने माना, ना विज्ञान ने माना। लार्ज वॉज हिज बाउंटी, लार्ज विशाल, हिज बाउंटी उसकी उसका व्यवहार, बाउंटी आप उसका बेनिवोलेंस कह सकते हैं, उसकी परोपकार की भावना, यानी वो एक विशाल हृदय वाला व्यक्ति था। लार्ज वॉज हिज बाउंटी, उसका हृदय विशाल था। एंड हिज सोल सिंसियर, और उसकी आत्मा सिंसियर थी, निष्ठावान थी। उसका हृदय विशाल था और उसकी आत्मा निष्ठावान थी। हेवन डिड अ रिकम्पेंस एज लार्जली सेंड, हेवन भाग्य या ईश्वर, ईश्वर ने, परमात्मा ने उसको रिकम्पेंस, रिकम्पेंस होता है क्षतिपूर्ति करना। तो यहाँ क्षतिपूर्ति क्या, उसको इसका इनाम दिया, पुरस्कार दिया, उसके विशाल हृदयता का और उसकी आत्मा की निष्ठा का, उसको पारितोषिक दिया, उसको पुरस्कार दिया। और वो पुरस्कार एज लार्जली, वो भी विशाल था, सेंड भेजा, यानी जितना उसका विशाल हृदय था, जिसकी जितनी सिंसियर निष्ठावान उसकी आत्मा थी, उतना ही विशाल पुरस्कार ईश्वर ने उसको दिया। ही गेव टू मिजरी, उसने मिजरी को दे दिया, मिजरी को पर्सोनिफाई किया है, उसने कष्टों को दे दिया। ऑल ही हैड, जो भी उसके पास था, और क्या था उसके पास? अ टीयर, एक आंसू, जो आंसू उसके पास थे वो उसने कष्टों को दे दिए। ही गेन्ड फ्रॉम हेवन, उसने ईश्वर से प्राप्त किया, गेन्ड मीन्स प्राप्त किया, फ्रॉम हेवन ईश्वर से क्या प्राप्त किया? इट वॉज ऑल ही विश्ड, यही तो वो था जिसकी उसे इच्छा थी। ईश्वर ने जो उसे दिया, ये इसी बात की तो उसे इच्छा थी, यही तो उसने मांगा था। और वो क्या चीज़ थी? अ फ्रेंड, एक मित्र, उसको ईश्वर ने एक अच्छा मित्र दिया। नो फार्दर, और नहीं, बस और नहीं, अब और नहीं। नो फार्दर, अब और नहीं। सीख, कोशिश करो, तलाश करो। हिज मेरिट्स, उसकी अच्छाइयों को। टू डिस्क्लोज मीन्स दिखाना, प्रदर्शित करना। अब और उसकी अच्छाइयों को प्रदर्शित करने की कोशिश मत करो।
और ड्रॉ हिज फ्रेयल्टीज, ड्रॉ खींच कर निकालना, हिज फ्रेयल्टीज उसकी कमियों को, फ्रॉम देयर ड्रेड अबोर्ड, ड्रेड मीन्स भयानक, एबोर्ड मीन्स घर, तो ये ड्रेड एबोर्ड क्या है, कब्र, उसकी कब्र से अब उसकी अच्छाइयों को भी खींच कर मत निकालो, उसकी बुराइयों को भी खींच कर मत निकालो, यानी अब और कोशिश, नो फार्दर सीक, अब और ज़्यादा मत तलाशो, हिज मेरिट्स टू डिस्क्लोज, उसकी अच्छाइयों को दिखाने की कोशिश, उसकी अच्छाइयों को दिखाने को, या फिर ड्रॉ हिज फ्रेयल्टीज़, या फिर उसकी बुराइयों को निकालने की, अच्छाई मत निकालो, मत बुराइयाँ निकालो अब उसकी, फ्रॉम देयर ड्रेड अबोर्ड, उसकी कब्र से, देयर वहाँ पर, कहाँ पर, कब्र में, ड्रेड अबोर्ड में, अपने कब्र में, दे वे, कौन, वे कौन, मेरिट्स और फ्रेयल्टीज, उसके गुण और उसके दुर्गुण, वे वहाँ पर, दे देयर दे, वे वहाँ पर, एलाइक समान रूप से, इन ट्रेम्बलिंग होप कप कपाती हुई आशा के साथ, रिपोज आराम कर रहे हैं। अच्छा, ये कप कपाती हुई आशा क्या हुई, एक जजमेंट डे का कंसेप्ट है कि एक जजमेंट डे होगा, न्याय का दिन होगा, और उस दिन हमारी मेरिट्स और डिमेरिट्स, हमारी जो अच्छाइयाँ हैं, जो हमारे अच्छे काम हैं, और हमारी जो बुराइयाँ हैं, या हमने अपने जीवन में जो बुरे काम किए हैं, उनके अनुसार हमें न्याय मिलेगा, हमें पारितोषिक मिलेगा या दंड मिलेगा। तो उस न्याय के दिन की उम्मीद में ट्रेम्बलिंग होप, तो ये उसके लिए ट्रेम्बलिंग होप कहा गया है, कपकपाती हुई आशा, कपकपाती हुई उम्मीद में वो सो रहे हैं, उसके गुण और दुर्गुण, क्योंकि उनको इनाम और दंड मिलने वाला है ना जजमेंट डे को, तो उस उम्मीद में वो वहाँ पर आराम कर रहे हैं। द बूजम ऑफ हिज फादर, बूजम सीने को बोलते हैं, लेकिन यहाँ है बूजम का मतलब हृदय, तो वो अपने हिज फादर एंड हिज गॉड, अपने पिता या अपने भगवान के सीने के निकट, हृदय के निकट सोया हुआ है। टॉमस ग्रे अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ अपने पिता के साथ सोया हुआ है। यहाँ ये कविता समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।